स्वागत है आपका मीडिया एनालिसिस के आज के संस्करण में। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक अपील, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे, वो ये कि व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म से आने वाली इंफॉर्मेशन को यूं ही सच ना मान लें और यूं ही फॉरवर्ड ना करें। जैसे नैतिक जिम्मेदारी होती है हमारी कुछ, जिन्हें हम समाज में रहते हुए निभाते हैं और अच्छे समाज की परिकल्पना में उन्हें आगे रखते हैं, क्यों ना इसे भी चलिए शामिल करें। यकीन मानिए, बहुत से भ्रमों से बचाव किया जा सकेगा। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर ने कोविड-19 को बैक्टीरिया बताया है और इसका इलाज जो है एस्पिरिन से किया जा सकता है। यह पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। मैसेज आपकी स्क्रीन पर है। जानकारी पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है। यह सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक फर्जी संदेश है, जिसका कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक आधार नहीं है। सिंगापुर ने कोविड-19 शव का पोस्टमार्टम नहीं किया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय एमओएच ने 7 जून को एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया था कि कोविड-19 मरीज के शव का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वायरल संदेश में कोई जानकारी जो दी गई है वो झूठी है, इसका मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। कोविड-19 एक वायरस है, ना कि बैक्टीरिया। कोविड-19 का कारण सार्स-कोव-2 नाम का वायरस है, जो कोरोना वायरस परिवार का सदस्य है। ये सब आप जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों ने स्पष्ट किया है कि यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण से नहीं होती। एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स कोविड-19 का इलाज नहीं है। हालांकि कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एंटीकोआगुलेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह उपचार केवल चिकित्सीय निगरानी में किया जाना चाहिए। WHO ने स्पष्ट किया है कि एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं होते हैं। वायरल संदेश पहले भी अन्य देशों के नाम से फैलाया गया था। यह फर्जी संदेश पहले रूस और इटली जैसे देशों के नाम पर भी फैलाया गया, जिसे विभिन्न फैक्ट चेकिंग एजेंसियों ने खंडन किया है। ऐसे फर्जी संदेशों को आगे आप ना बढ़ाएं कृपा करके। यदि कोई जानकारी संदिग्ध लगे तो उसे साझा करने से पहले फैक्ट चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं आज के मीडिया एनालिसिस में। एक कार्यक्रम आता है सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री, द पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पे। ये उसका चैनल है। बताते हैं, रूस और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी आर्थिक डील हुई थी 22,000 करोड़ रुपए की। हालांकि इस खबर में बाद में असमंजस की स्थिति दिखाई दी। किसी ने कहा सच है, किसी ने कहा झूठ है। इससे पाकिस्तान का 30% स्टील आयात कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे, और वह इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस डील के 2 बड़े निहितार्थ निकलते हैं उनके मुताबिक। वो ये, आर्थिक रूप से डील पाकिस्तान के लिए वरदान साबित होगी। उसे लगभग $2.6 बिलियन की सालाना विदेशी मुद्रा की बचत होगी, और रणनीतिक रूप से ये भारत को झटका है, क्योंकि रूस, जिसे भारत का नैसर्गिक मित्र कहा जाता रहा है, अब पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वो साथ साथ सवाल भी उठाते हैं, क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है? क्या मोदी सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ रही है? अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देशों से पहले ही संबंध तनावपूर्ण है हमारे। अब रूस का झुकाव पाकिस्तान की ओर होना चिंताजनक है। एक और सवाल करते हैं, जब एक अकेला सब पर भारी है तो 51 सांसदों को विदेश भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक और एपिसोड में उन्होंने कहा, हेमंत अत्री ऑन पाकिस्तान ड्रेंच्ड इन ग्रांट्स फ्रॉम चाइना, रशिया, वर्ल्ड बैंक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ये उसका टाइटल था। उसमें उन्होंने कहा, एक तरफ शशि थरूर से लेकर तमाम सांसद विदेशों में घूम रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के नाम पर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी देश के राज्यों में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का डंका पीट रहे हैं। लेकिन इन सबसे दूर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद विदेशों में जा जाकर डील साइन कर रहे हैं, और उनके ऊपर तो डॉलर बरस रहे हैं, पैसा नहीं डॉलर बरस रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दिया है $40 बिलियन का कर्ज। IMF ने उन्हें दिया है 2.1 बिलियन का बेल आउट। चीन ने भी दिया है अरबों डॉलर का समर्थन, और आप हैरान हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है? भारतीय मूल के अजय बंगा। फिर भी पाकिस्तान को इतनी बड़ी फंडिंग। भारत हर मंच पर बोलता है हम विश्व गुरु बनेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लेकिन फिर कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता जब हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं? क्या मोदी जयशंकर की टीम केवल इवेंट डिप्लोमेसी कर रही है? इस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया, या फिर वास्तविक प्रभाव खत्म हो चुका है? ये भी सवाल उठे इस चर्चा में। इधर इस वाले चैनल पे रवीश कुमार ऑफिशियल के एक एपिसोड में उनका कहना था कि एक भी रक्षा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि अब तक कोई भी सैन्य प्रोजेक्ट तय समय पर डिलीवर नहीं हुआ है।
ब्लैक शिप मुहावरे का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने चेताया कि कुछ तत्व पूरी व्यवस्था के लिए ब्लैक शिप बन गए हैं, यानी वो कमजोर कड़ी हैं, लेकिन संयमवश उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। यह इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म है सिस्टम के भीतर मौजूद खामियों का। साथ साथ कहते हैं प्रमोशनल वीडियो बनाम ग्राउंड रियलिटी, सरकार और मीडिया द्वारा दिखाए जाने वाले शौर्य और आत्मनिर्भरता के वीडियो असल सच्चाई से काफी दूर है, ऐसा उनका मानना है। राजनीतिक प्रचार बनाम हकीकत, रक्षा तैयारियों को लेकर सरकार भाषणों में जोर दे रही है, लेकिन वायुसेना प्रमुख खुद इस डील पर सवाल उठा रहे हैं। एक और बात उन्होंने इंपॉर्टेंटली कही, हेडलाइन डील्स का खुलासा, समझौते सिर्फ दिखावे के लिए किए जा रहे हैं ताकि अखबारों में बड़ी हेडलाइंस बन सके, जबकि सिस्टम जानता है कि यह डिलीवर नहीं हो पाएंगे। साथ साथ रक्षा संसदीय समिति की रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया। 2024-25 की रिपोर्ट में खुद मंत्रालय ने स्वीकारा कि कॉन्ट्रैक्ट्स तो दिए गए हैं, लेकिन डिलीवरी समय पर नहीं हुई है। रूस और इजराइल के डिफेंस सिस्टम में देरी, HAL के सप्लाई चेन इश्यूज, ये सब एक व्यापक संकट की ओर इशारा करते हैं। मेन स्ट्रीम में ये सब बातें या तो कम दिखती हैं या बिल्कुल नहीं। क्यों, ये आप सोचिए। हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं मीडिया का। फिर वो कहते हैं दिखावटी भरोसे से ज्यादा जरूरी है असली एक्शन की। उधर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसी बीच उत्तम कुमार रेड्डी सामने आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वर्तमान में तेलंगाना सरकार में सिंचाई, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यरत है। रक्षा क्षेत्र में अनुभव है उनका। भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट के रूप में सेवा दी है उन्होंने। MiG-21 और MiG-23 जैसे लड़ाकू विमानों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात ऑपरेशनल स्क्वाड्रनों में उड़ाया है। वे सभी एयरबेस जहां हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे और जो ऑपरेशन में सक्रिय रहे, वो वहां वर्षों तक कार्यरत रहे हैं। भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट लीडर भी रहे हैं और ट्रेनर कैप्टन भी रहे हैं। भारतीय वायुसेना की सेवा के बाद भारत के राष्ट्रपति के ADC के रूप में भी वो रहे हैं। कहने का मतलब है कि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी नॉलेजेबल हैं और काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं। संसद में रक्षा समिति यानी कि पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया है, ऐसा कहना है उनका। हालिया भारत पाकिस्तान सैन्य ऑपरेशन के बारे में अपने विचार साझा किए उन्होंने। पहले भारतीय वायुसेना ने बेहतरीन प्रदर्शन की बात की उन्होंने। अत्यंत सटीक ऑपरेशन किया गया है, सभी लक्ष्य पूरी तरह पूरे किए गए हैं, हम सभी वायुसेना पर गर्व कहते हैं, ये उन्होंने शुरुआत में कहा। लेकिन कुछ गंभीर बातें हैं जो देश को सोचनी चाहिए, ऐसा भी सवाल था उनका। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के हवाले से उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रनों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 31 ही हैं। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। इससे यह साफ है कि हमारी लड़ाकू क्षमता जरूरत से काफी कम है, खासकर जब हमें चीन और पाकिस्तान से एक साथ खतरा हो। और भी कुछ कहा उन्होंने। इसके अतिरिक्त कोरोना के समय भर्ती रुकी और अब तक उसकी गति पूरी तरह से नहीं आई है। तीनों सेनाओं में 10% से अधिक की कमी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है। वायुसेना प्रमुख ने साफ कहा है कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, यानी कि तकनीक में देरी का मतलब है तकनीक से वंचित रहना। R&D और ऑपरेशनल रोल में देश के श्रेष्ठ दिमाग अब वायुसेना की ओर नहीं आ रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता है, ऐसा कहना है उनका। रफाल विमान के नुकसान पर भी उन्होंने बात की। अब तक सरकार यह स्वीकार नहीं कर रही थी कि हमारे रफाल विमान जो हैं ऑपरेशन में गिराए गए हैं, लेकिन अब खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार किया है कि रफाल विमान जो है नीचे गिराए गए। पायलट सभी सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन विमान नहीं। और एक क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने कि राहुल गांधी ने जब ये कहा था, ये सवाल उठाया था, तब भाजपा नेताओं ने उन्हें देशद्रोही कहा था। आज वही बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं, क्या तब भी आप उन्हें देशद्रोही कहेंगे? ये देशद्रोही वाला कंसेप्ट भी जबरदस्त चला हुआ है मेन स्ट्रीम में। क्राइटेरिया अजीब हो गए हैं। इन द मीन टाइम आपको याद दिला दें, खबरें जब धुंधली होने लगती हैं तो किसका फायदा होता है? आजकल खबरें बड़ी इंपल्सिव हैं, ट्रेंडिंग का जमाना है बॉस। सोफिया कुरैशी की इंसल्ट करने वाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जेंटल रिमाइंडर है बस, कुछ लोग कहते हैं कोई ध्यान नहीं देता। एनीवेज, उनका कहना है कि रणनीतिक सोच की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले सीजफायर की घोषणा की, उसके काफी समय बाद पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को कॉल किया। सरकार इस बात को लेकर भी स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे हुआ।
यह सारी बातें पारदर्शिता की मांग करती है। लोकतंत्र में जवाबदेही होना देशभक्ति की निशानी है। जमाना थोड़ा बदल गया है। मेन स्ट्रीम का काम था ये सब सवाल करना, चलो विपक्ष ने किया और इसीलिए हमने एनालिसिस में शामिल भी कर लिया इसको। इन द मीन टाइम, लेट अस टेक अ क्विक लुक ऑन बिग चैनल्स पेजेस। दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब, मोदी का मिशन कामयाब। युद्ध नीति से कूटनीति, हर मोर्चे पर हार रहे शरीफ। जिहादी आतंकियों, पाकिस्तान सेना का ट्रायंगल। आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाक, शेरमैन। जैश और लश्कर को पनाह देना बंद करे पाक। वैश्विक मंच पर एक बार फिर पाक बेनकाब। भारत रिपब्लिक भारत ब्रेकिंग न्यूज। परमाणु युद्ध का किया समाधान, ट्रंप। तो क्या देखा आपने? इन सब बातों में आपके लिए क्या क्या अहम है, क्या क्या अहम होनी चाहिए, ये आपको देखना है और देखना बहुत जरूरी है। फिर से सोचिए, शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, ये सब अहम मुद्दे कहां पर हैं। इधर 4 PM में एक टाइटल के साथ एक प्रोग्राम आया, चीन की चोट से करोड़ों नौकरियां दांव पर हैं, एक्सपर्ट दिनेश के वोरा की खरी खरी, जिसमें मुख्य बात यह थी कि शिक्षा बजट में कटौती का आरोप लगाया उन्होंने। जीडीपी का प्रतिशत घटकर 0.25% बताया गया, मनमोहन सरकार में 0.65 था शायद। विज्ञान, रिसर्च, टेक्नोलॉजी पर बात ना करने का आरोप लगाया उन्होंने, और विश्लेषण में निकल कर आया कि शिक्षा पर खर्च किसी भी देश के भविष्य का निवेश होता है। आंकड़ों के अनुसार 2024 तक भारत का शिक्षा बजट जीडीपी के अनुपात में 2.9 से 3.1% के आसपास है, लेकिन अभी भी यूनेस्को के सुझाए गए 6% से काफी कम है। विज्ञान और रिसर्च की उपेक्षा दीर्घकालिक रूप से भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा उनका कहना था। देखना चाहे तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। कुछ संभावित सवाल भी हैं, बता देते हैं। भक्त एंटी भक्त के असंतुलन में फंसे हम सब लोगों के लिए जरूरी भी हैं। क्या भारत शिक्षा में निवेश के बिना ग्लोबल पावर बन सकता है? क्या भारत चीन की टेक्नोलॉजिकल बढ़त को कम कर सकता है? क्या हमारी विदेश नीति आत्मनिर्भर है या प्रतिक्रियावादी? क्या मीडिया अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर रहा है? सोचिएगा जरूर। इधर knockingnews.com पर आते हैं। वो बात कर रहे हैं उस गहराते डिप्रेशन की जो देश के प्रधानमंत्री की हर चाल, हर भाषण और हर बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखती है। एक वक्त था जब वो अपनी रणनीति से पूरे देश का नैरेटिव सेट करते थे। आज वही रणनीति एक के बाद एक उल्टी पड़ती जा रही है। भारतीय सेना गरिमा रखती है, वो सिर्फ नाक बचाता है, वो भी पिनोकिया जैसी, जो हर झूठ पर लंबी होती जाती है। कराची उड़ा दिया, पीओके ले लिया, बंकर में भाग गया पाक का पीएम। ये क्या था? ये सब उस राजनीतिक पॉपकॉर्न मशीन का हिस्सा था जो समर्थकों को दिन रात सपने बेचती रही। लेकिन असल में 3 दिन में युद्ध विराम। और क्यों? क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे दी थी। खुद ट्रंप ने शपथ पत्र पर कहा, मोदी को कहा कि ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे, तो वो पीछे हट गए, ऐसा उनका कहना था। इस एपिसोड में हमने थोड़ा थोड़ा सा लिया है ताकि प्रोग्राम लंबा ना हो जाए। तो जनता को क्या मिला? एक भ्रम कि हमने सब कुछ जीत लिया है, एक अपमान जब दुनिया पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे रही है, और एक सन्नाटा जब मोदी जी विदेशों में जाकर सिर्फ छवि चमकाते हैं। अब सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक राजनीतिक शो था? क्या मोदी सरकार की कूटनीति अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में बदल चुकी है? क्या सीडीएस की सत्य की स्वीकारोक्ति मोदी जी के प्रचार तंत्र की पोल खोलती है? ये सब सार है उनकी बातों का। ये सब बातें वैसे काफी बोर करती हैं, हम जानते हैं, इसलिए बीच बीच में इंटरेस्टिंग सेगमेंट इस साइड वालों को डोज देने के लिए हम लाते रहेंगे। थोड़ी सी डोज अभी दे देते हैं, ध्यान से देखिए। पाकिस्तान हाउ इज द खौफ, भारत का बारूदी प्लान, एयर बेस बने शमशान। हिंद का दिल खुश, फतेह मिसाइल फुस। बदनामी वाला जुलूस, मुनीर के फूके कारतूस। रेंज में पूरा पाकिस्तान, मोदी की चेतावनी बिल्कुल साफ। मोदी का अटैक, पाक की शर्मनाक हार का फ्लैशबैक। जब तक है मोदी, पाकिस्तान अब नहीं करेगा गलती। मोदी का अटैक, पाक की शर्मनाक हार का फ्लैशबैक। रेंज में पूरा पाकिस्तान, वही सारी खबरें हैं फिर से।
इसके बाद चलते हैं 4 PM पर एक और शो आया जिसका टाइटल था पाकिस्तान का एजेंडा कौन चला रहा है। सवाल जो हर भारतीय को पूछना चाहिए, उनके सवाल थे, पाकिस्तान का एजेंडा कौन चला रहा है, कौन है जो भारत की विविधता को टुकड़ों में बांट रहा है, कौन है जो इस देश में भय, घृणा, असहिष्णुता का वातावरण बना रहा है। उनका कहना था ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां साजिशें सिर्फ सरहद पार से नहीं, सत्ता के गलियारों से भी आकार ले रही है। और भी सवाल उठाए उन्होंने। एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली दी। जी हाँ, टीवी पर लाइव डिबेट में। क्या ये वही संस्कार हैं जिनकी दुहाई दी जाती है? अगर गाली देना राष्ट्रवाद है तो सच बोलना गद्दारी कैसे हो गया? आगे कहते हैं पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? भारत में अराजकता फैलाओ, जातीय और धार्मिक दंगे कराओ, समाज को आपस में लड़वाओ और देश को आंतरिक रूप से खोखला कर दो। सीधा सीधा कह रहे थे कि अब आप सोचिए क्या यही सब बीजेपी और उनके सहयोगी तत्व नहीं कर रहे हैं? कभी लव जिहाद, कभी लस्सी जिहाद, कभी टोपी देख के गोली, कभी दाढ़ी देख के धमकी। क्या ये सब पाकिस्तान का सपना नहीं है जो यहीं से पूरा किया जा रहा है? काफी रिस्की सवाल उन्होंने किए हैं चैनल पे। पहले चैनल बंद करवा चुके हैं, आगे का हमें नहीं पता। खैर, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीयता की परिभाषा दी थी। वो भारत जो न जाति देखता है, न धर्म, न भाषा। साथ साथ वो कहते हैं राहुल गांधी ने भी वही किया। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक चलकर ये संदेश दिया, भारत सबका है, भारत किसी एक पार्टी, धर्म या विचारधारा का ब्रांड नहीं है। कुछ मालेगांव ब्लास्ट 2007 और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के बारे में भी कहा गया इस एपिसोड में। पहले दावा किया गया कि इस्लामिक टेरर है, लेकिन बाद में जांच में पता चला ये हमला जो था हिंदू आतंकवादी संगठनों ने किया था। और क्या हुआ? ये सवाल किया गया कि एनआईए को कमजोर कर दिया गया, केस को नष्ट कर दिया गया। आगे ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बोलते पाकिस्तान बन गए। जिस पाकिस्तान को हर वक्त कोसा जाता है उसी का एजेंडा अपने देश में लागू किया जा रहा है। दंगे, नफरत, भय, असहिष्णुता, और जो इनके खिलाफ बोले उसे देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग कहकर चुप कराने की कोशिश। काफी भरे हुए और चिंतित प्रतीत होते हैं, किंतु ये सब चिंता किस किस को होती है या सिर्फ सरकार के खिलाफ एजेंडा है? ये आपको क्या लगता है? जरा कमेंट करके बताइएगा। इधर कुछ समय पहले आज तक न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठकर लाइव शो में प्रवक्ता जो थे भाजपा के, कांग्रेस प्रवक्ता को मां की गाली दे बैठते हैं। इससे पहले कि हम वो सब बताएं, इस पर किसका क्या कहना है, क्या विश्लेषण है, हमारा सवाल आपसे है। भक्त एंटी भक्त के खेमे में बनते हम सब लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या संस्कार आ गए हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स में? और क्या स्तर है डिबेट्स का? जब भी कभी टीवी शो में बदतमीजी करते हैं तो हमेशा बाद वाला पहले वाले से ज्यादा बदतमीजी करता पाया जाता है। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा शहजाद पुणेवाला अपनी महान शब्दावली से कुछ खास शब्द बोलता हुआ। डैश हो आप, और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झावन और ऋतुराज डैश। तो क्या कहना है आपका? वैसे कमाल की बात बताएं आपको, ये फिर ज्ञान देंगे आने वाले समय में और आप लोग ही चुनकर भेजोगे, ये भी आप देख लेना। क्योंकि हर पोस्ट, हर पोजीशन का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, योग्यता निर्धारित की जाती है, पर पॉलिटिशियंस की नहीं। आज का स्तर तो आपने देख ही लिया है। चलिए थोड़ी और ऐड वाले स्लोगन्स देख लें, जरूरी है बीच बीच में। वैसे स्क्रिप्ट राइटर्स बड़े जबरदस्त हैं इन सबके। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद का खात्मा करे पाकिस्तान, शेयरमैन एक्स अकाउंट पर द अमेरिकन पार्टी लिखा। माना चीन उसके हथियार हैं कमजोर, हिंद का दिल खुश, फतेह मिसाइल फुस। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मस्क के बीच तनाव, डेलीगेशन ने की थिंक टैंकों के साथ बातचीत। आतंक पर बिलावल को आईना, पाक की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर जारी, वायुसेना की विशेष तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा। मेक इन चाइना पहरेदार देखता रहा, बिजली की रफ्तार से निकला ब्रह्मोस, पूरे पाकिस्तान को ब्रह्मोस हॉन्क गया। साथ साथ हम चलते हैं आज तक और इस तरह के जितने भी बड़े मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं उनके यूट्यूब पेज पे क्या क्या हुआ, उनके थंबनेल्स ही आपको पढ़कर बताएंगे और आप देखिएगा कि आपको उससे क्या निष्कर्ष निकालना है अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके।
तो ये है आपका आज तक का पेज। कटरा से पीएम मोदी लाइव, शुरुआत यहाँ से होती है। जम्मू कश्मीर से सीएम उमर अब्दुल्ला लाइव हैं। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, उसके बाद कुछ लोकल न्यूज़ है। उधर ये ट्रेन नहीं, सिर्फ ये एक सपना पूरा हुआ है। राहु मंदिर में अनिल बलूनी ने पूजा की, ऐसा कुछ खबर खास उन्होंने दिखाई है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इंदौर के दंपति पर सबसे बड़ा खुलासा, फिर देवियां और सज्जन कुछ खास अंदाज में। उधर भारत में भगदड़ के लिए कोई जिम्मेदार क्यों नहीं होता, अंजना जी पूछ रही हैं। कुंभ वाली भगदड़ में सवाल ज़्यादा नहीं किए गए थे, सरकारों का हेरफेर है, सोच के बताइएगा। आप भी कमेंट करके 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन, पीओके की मोदी से पुकार है, कुछ लाइव पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने वाले ओवैसी को सुनिए। बेंगलुरु में 11 मौतों का जिम्मेदार कौन, फिर से वही बात है, जानलेवा जश्न, जिम्मेदार कौन। काफ़ी सारे एपिसोड्स बने हैं। रूस करने वाला है बड़ा हमला, नाटो। बेंगलुरु में मची भगदड़, कई लोगों की मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर जबरदस्त मारपीट। ऐसी खबरों के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ पुरानी दूसरे चैनल की भी नीचे डिस्प्ले हो रही हैं। खैर, उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे नरेंद्र सरेंडर, राहुल ने किया सेल्फ गोल। खान सर के लिए रिसेप्शन वाली एक एपिसोड बनाई गई है। साथ साथ आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़, यूक्रेन पर रूस का 103 ड्रोन से हमला। कुछ शेरो शायरी अंदाज में भी बात कही गई है, मतलब के दौर में आतंकी भी फरिश्ते हो गए, अब तो नेवलों के भी सांपों से रिश्ते हो गए। आगे आप खुद देख लीजिएगा। अब ये है आपका एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु भगदड़ में मौत का जिम्मेदार कौन, लाइव अपडेट्स। यहाँ पे आपका पोस्टर पे भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर 100 खबरें हैं। ट्रंप के आगे सरेंडर की सच्चाई क्या है, संदीप चौधरी का बड़ा कुछ खुलासा है। कटरा से पीएम मोदी लाइव, सरेंडर पर बवंडर, सोचा समझा दाव या ब्लंडर। संदीप चौधरी जी शायद ऐसा कुछ सवाल करते हैं इस एपिसोड में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन, 100 बड़ी खबरें, चित्रा के तीखे सवालों पर समता पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने खोया आपा, आपको बहुत दिन से देख डैश 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 कुछ होगा आगे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन है कश्मीर में, आगे कुछ खबर है। कटरा से पीएम मोदी लाइव, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन, यही सब खबरें चल रही हैं। बेंगलुरु के एसीपी भी सस्पेंड किए गए। काफ़ी सारी खबरें और हैं, आगे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारत की बात प्रतिमा के साथ, प्रतिमा मिश्रा के साथ काफ़ी सारी बातें हैं। महादंगल, काफ़ी अच्छा दंगल सजा है यहाँ पर, और इसके बाद काफ़ी सारी खबरें और हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये है आपका न्यूज़ नेशन, अब नहीं बुक कर पाएंगे रेलवे टिकट, क्वेश्चन मार्क। रेलवे का बड़ा ऐलान, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है आप खुद समझिएगा। अब एटीएम से नहीं निकलेंगे 500 के नोट। रूस का यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक लाइव, उस पर भी क्वेश्चन मार्क। किसी को नहीं पता था सीएम योगी बकरीद पर मुसलमानों को ये तोहफा देंगे। ट्रेन टिकट अब नहीं हो पाएगी बुक, फिर से क्वेश्चन मार्क। रेलवे का बड़ा फैसला, फैसला है तो फिर क्वेश्चन मार्क क्यों। मुसलमानों ने नहीं सोचा होगा सीएम योगी बकरीद से पहले ही कर देंगे ऐलान। अभी अभी सीएम योगी ने मुसलमानों को सबसे बड़ा तोहफा दिया, 2000 रुपये की तरह 500 रुपये का नोट गायब, क्वेश्चन मार्क। जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी लाइव, नीतीश कुमार पर पहली बार ऐसा क्या बोले राहुल गांधी, क्वेश्चन मार्क। रेलवे का बड़ा ऐलान, अब नहीं बुक कर पाएंगे ट्रेन टिकट, फिर से क्वेश्चन मार्क। दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन, यह आप बाकी सब जगह देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी लाइव, पीएम मोदी लाइव फंस गया हाफिज सईद सॉरी, अब नहीं ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप पर भड़के अनिरुद्धाचार्य महाराज। बाकी खबरें भी हैं, आप खुद उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये है आपका अपना रिपब्लिक भारत, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे अनोखा, लेकिन काफ़ी तेज और मिर्ची लगने वाला इसमें है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। कटरा से पीएम मोदी का जनता को संबोधन। पाकिस्तान में एक और आतंकी हो गया साफ लाइव। सेना ने फिर घुसकर ठोका इन इन्वर्टेड कॉमा, कूद गई आतंकियों की कब्र। आतंकियों की रहस्यमयी मौत से पाकिस्तान में बिछ गई लाशें। भारत का एक और दुश्मन ढेर, 6 जून की कुछ ताज़ा खबरें हैं। 100 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी की दहाड़, शाहबाज की जाएगी कुर्सी, पाक में गृह युद्ध जैसे हालात, मुनीर के छूट गए पसीने। चिनाब रेलवे ब्रिज पर पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा, बकरीद से पहले हो गई नई एडवाइजरी जारी।
पीएम मोदी ने दिखाई झंडी और कुछ खास अंदाज में देवियां और सज्जन जैसा कि हर चैनल में पाए जाते हैं। फिर कुछ लाइव खबरें, हिंदी न्यूज़ ब्रेकिंग है, पूछता है भारत अर्नब के साथ ये कुछ खास है। बहुत सारे एपिसोड इस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है महाभारत, सुचरिता कुकरेती के साथ महाभारत। फिर नीचे है ये भारत की बात है, सैयद सुहेल के साथ। भारत की भी बात है और महाभारत भी है। काफ़ी अंदाज डिफरेंट है। कुंभ में भी तो 50-60 लोग मरे थे। उधर पाक के परमाणु पर हमला, मोदी के नए अटैक से हड़कंप है। रूस में कुछ भयंकर तबाही मची है। 17 के बाद कितने ज़ीरो लगे हैं वो आप देख लीजिएगा, हमें भी गिनकर बताइएगा। पकड़ी गई 500 जासूसों की बॉस। उधर नीचे कुछ एक्सरे किया गया है। सीक्रेट किलर ने बिछाई लाश। कश्मीर में मोदी डरे आतंकी। पाकिस्तान में गृह युद्ध, शाहबाज मुनीर के तेवर ढीले। बेंगलुरु में लाशों का जश्न, मुआवजे से दर्द होगा दफन। इनके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो भी लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही एक्साइटेड मोड में रहते हैं हमेशा। पाकिस्तान ने क्यों फैलाया फेक प्रोपेगेंडा, ये सारी खबरें हैं, आप ध्यान से देखिएगा कितना आपको आनंद आता है इन सब बातों में। इधर एक और चैनल पे ये हेडलाइन थी, सीडीएस का सिंगापुर बयान, तकनीकी खामी या राजनीतिक रणनीति। एक और खास कार्यक्रम में इंफॉर्मेशन मिली हमें, इंफॉर्मेशन अबाउट रफेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सोर्स कोड मेंटेनेंस, अनिल अंबानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात भी कही गई कि सीडीएस का पद कोई फौजी पद नहीं है, ये एक राजनीतिक पद होता है। सरकार को फौज के भीतर की जो प्रक्रिया होती है प्रमोशन की जरिए, सीडीएस कोई नहीं बनता, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कोई नहीं बनता है उस प्रक्रिया से। ये दरअसल एक राजनीतिक पद है, जिसको सरकार चाहती है उसको सीडीएस बनाती है। वरिष्ठ विश्लेषक अभय दुबे जी का कहना है कि सीडीएस का बयान सिर्फ टेक्निकल बयान नहीं है, बल्कि बीजेपी की एक राजनीतिक रणनीति के तहत दिया गया बयान है। साथ साथ कहना था उनका कि सीडीएस का पद अब एक राजनीतिक नियुक्ति बन चुका है और जनरल चौहान को सरकार की पसंद के आधार पर चुना गया है। दुबे के मुताबिक यह बयान सरकार की नीति या नियोजन के तहत आया हो सकता है, कोई आत्म प्रेरित खुलासा नहीं है ये। वे इसे विपक्ष के दबाव या संसद में विशेष सत्र की मांग से नहीं जोड़ते, बल्कि इसे सत्ता की आइडियोलॉजिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा मानते हैं। वैसे आप किस बात से क्या समझ रहे हैं, जरा बताइएगा हमें कमेंट करके। एक और कार्यक्रम में कुछ मिला हमें, बताते हैं आपको। तो हेडलाइन थी ऑपरेशन सिंदूर, मीडिया की भूमिका और मोदी शासन पर सवाल। सीडीएस का सिंगापुर में दिया गया बयान, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी चुप्पी और मीडिया की भूमिका, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या देश में एक नया अघोषित आपातकाल चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों का कहना है कि सीडीएस की नियुक्ति और बयान राजनीतिक मंशा से प्रेरित हो सकते हैं। वहीं मीडिया का एक बड़ा वर्ग सवाल पूछने की बजाय सत्ता का प्रचार कर रहा है, ऐसा उनका कहना था। दैनिक भास्कर की घर घर सिंदूर वाली रिपोर्ट और फिर उसका खंडन इस बात की मिसाल है कि किस तरह दबाव में मीडिया को पीछे हटना पड़ रहा है। ये भी कहा उन्होंने, आज जो हो रहा है वो सेंसरशिप से आगे जाकर डर और दबाव का माहौल बन रहा है। सवाल पूछने वालों को गद्दार बताया जाता है और ट्रोलिंग आम बात हो गई है। जब माहौल और सवाल गंभीर होने लगे, एपिसोड में एक झलक एड्स वाले स्लोगन पे लौट जाना चाहिए हमको। आइए चलकर देख लें फिर से वही एड्स वाले स्लोगन्स को, ताकि थोड़ा सा आपका इस पाले वालों का भी एंटरटेनमेंट हो जाए। तो इसमें है जासूसी मामले में कुछ बड़ा खुलासा, उत्सव की घड़ी, मीट पर पाबंदी, कुर्बानी से पहले बकरे पर कलेश, इको फ्रेंडली ईद, बकरा नहीं केक काटेंगे, बकरे पर बवाल, शहर शहर उबाल, रावलपिंडी में मारा, लाहौर में मारा, अनुष्ठान में संत धर्माचार्य शामिल होंगे, जैश आतंकी अब्दुल अजीज मारा गया, सूत्रों के हवाले से खबर है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सीएम योगी, विदेश से वापस लौटा सांसदों का डेलीगेशन, अब्दुल का शव पाक में बरामद, भारत को धमकी देने वाला आतंकी मारा गया, पाकिस्तान का गंदा खेल यूएनएससी में कैसे फेल, आतंकी अब्दुल का शव पाक में बरामद, जैश का आतंकी पाक में खल्लास, प्यासा मरेगा पाकिस्तान, ताकतवर हिंदुस्तान। पाकिस्तान की तबाही का एक और सबूत, 3 बार पाकिस्तान जा चुका था जसबीर सिंह, योगी का बड़ा तोहफा अग्निवीर, ध्यान दें पाक प्रायोजित आतंक पर हमला किया गया। सीडीएस के हवाले से खबर है। पाकिस्तान के तबाही का नया डोजर,
भारत को एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं, सीडीएस मीट से भरा ट्रक भीड़ ने फूका, पाक अधिकारी दानिश के संपर्क में था जसबीर। पाकिस्तान जा चुका था जसबीर सिंह। बड़े खुलासे, भारत ने 6 पाकिस्तानी जेट गिराए थे। आपका मन करे तो इसको पॉज करके पूरा देख सकते हैं कि किस तरह की बात पे ज्यादा फोकस है मेन स्ट्रीम मीडिया का। इसी बीच रूस से खबर आई, आपने देखा तो होगा, यूक्रेन ने क्या किया। बनर्जी साहब ने बताया काफी डिटेल में। इस एपिसोड में आप देख सकते हैं यूक्रेन की ऐतिहासिक ड्रोन स्ट्राइक, रूस को झटका, भारत को चेतावनी। यूक्रेन ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया जिसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हिलाकर रख दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यूक्रेन इतनी गहराई तक रूस के भीतर जाकर हमला करेगा, वो भी बिना अमेरिका की मदद के। जानते हैं आप ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या था? यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम से रूस के साइबेरियाई क्षेत्र की 5 एयरबेस पर एक साथ हमला किया। यह क्षेत्र रूस के अंदर लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हमले में रूस को $7 बिलियन का नुकसान हुआ और 40 रणनीतिक बम वर्षक विमानों को नष्ट किया गया। Tu-95, Tu-22M और A-50 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं इसमें, जिनका उत्पादन अब रूस में बंद हो चुका है। सोचिए, यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की 1/3 परमाणु सक्षम एयर फ्लीट नष्ट हो गई। कैसे हुआ यह हमला? इस अभूतपूर्व हमले की योजना 18 महीनों में बनाई गई थी। यूक्रेन ने 117 AI संचालित FPV ड्रोन छोटे छोटे कंटेनरों में ट्रकों के माध्यम से रूस में घुसा दिए। इन ट्रकों के चालकों को, इनके ड्राइवर्स को भी नहीं पता था कि ये क्या लेकर जा रहे हैं। ट्रक एयरबेस तक पहुंचते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की के आदेश पर कंटेनर खोले गए और सभी ड्रोन उड़ाए गए। इन ड्रोन्स ने एक एक करके एयरबेस पर खड़े विमानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया। यह हमला 3 टाइम जोन, 5 क्षेत्रों और पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक साथ हुआ, जिससे यह और अधिक जटिल और ऐतिहासिक बन गया। भारत के लिए क्या सबक मिलता है इससे? यूक्रेन का यह ड्रोन हमला भारत के लिए चेतावनी है। भारत की ड्रोन तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। चीन ड्रोन क्षेत्र में 10 साल आगे है और दुनिया का सबसे बड़ा UAV निर्माता बन चुका है। पाकिस्तान भी चीन के ड्रोन भारत के खिलाफ प्रयोग कर चुका है। भारत के पास फिलहाल इजरायली UAVs हैं, जैसे कि हार्पी, हारोप, हेरोन, सर्चर, लेकिन ये सीमित क्षमताओं वाले हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। परंतु स्वदेशी स्तर पर भारत अभी बहुत पीछे है। क्या समझे आप? वैसे क्या लगता है आपको, आज के युग की इस दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं? तरह तरह के एग्जाम्पल्स जो मिलते हैं अलग अलग जगह से, हम क्या सीख रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं रगों में सिंदूर से, कुछ कहते हैं 18 घंटे काम करना ही सबूत है अच्छा होने का, पर कुछ मायूस भी होते हैं उन घंटों में से ज्यादातर प्रमोशन में लगते हुए देखते हैं जब। एनीवेज, हम कुछ नहीं कह रहे, अपनी बुद्धि और विवेक से आप सोचिएगा। मिलते हैं अगले संस्करण में आपके अपने मीडिया एनालिसिस में। वक्त की कमी होने की वजह से हम कम चैनल्स को ही इंक्लूड कर पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को हम इंक्लूड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों का विश्लेषण करेंगे। इनफैक्ट खबरों से ज़्यादा हम विश्लेषण करना चाहते हैं कि खबर किसने दी, क्या दी और क्यों दी। जल्दी मिलते हैं। प्रणाम।